नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम लोग बिहार पीसीएस का ये तीसरा सेट करेंगे और इसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन का ये वीडियो बनाया हुआ है और इसमें भारत की प्रस्तावना से जुड़े हुए क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो देखते हैं क्वेश्चनों का लेवल। और देखो, ये बिहार पीसीएस का बनाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसके क्वेश्चन यूपी पीसीएस में या लेखपाल में नहीं आएंगे। ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे पेपर में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन जितने भी प्रैक्टिस करा रहे हैं सभी वीडियो देखकर और अच्छी से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तो भारत की प्रस्तावना के बारे में ये कह रहा है कि ये 4 शब्द दिए गए हैं, इनका भारत की प्रस्तावना में क्या क्रम है। तो देखो 4 ये दिए गए हैं। तो समाजवादी है, ठीक है, ये देखो समाजवादी है, प्रजातांत्रिक है, सार्वभौमिक है और धर्मनिरपेक्ष है। इनको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है भारत की प्रस्तावना में। तो देखो पहले भारत की प्रस्तावना ही देख लेते हैं, उसके बाद में ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो देखो ये है भारतीय संविधान की उद्देशिका या भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो देखो सबसे पहले कहा गया है हम भारत के लोग। ठीक है, तो ये कौन कह रहा है, ये भारत की मतलब भारत के जो भाग्य की निर्धारण है इसको कौन कर रहा है, तो भारत के लोग ही खुद ही कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये भारत के लोग से चालू होता है। तो देखो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, अभी देखो ये केवल ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग ये देख लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट में जल्दी से समझ लेते हैं, फिर भारत की प्रस्तावना पर एक वीडियो बनाएंगे और उसमें अच्छे से एक एक चीज़ इसके बारे में समझाएंगे। ठीक है, तो देखो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक ये वर्ड है, एक समाजवादी है, एक पंथ निरपेक्ष है और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को कौन कौन सी देखो स्वतंत्रता देने की बात की जा रही है। एक तो सामाजिक स्वतंत्रता है, एक आर्थिक स्वतंत्रता है, एक राजनैतिक न्याय। ठीक है, ये 3 न्याय आपको दिए गए हैं। और स्वतंत्रता देखो किस 4 प्रकार की 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। देखो कौन सी, ये पहला है, ये देखो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो मतलब देखो स्वतंत्रता 5 प्रकार की दी गई है। और जो ये न्याय है ये 3 प्रकार का न्याय दिया गया है। राजनीतिक न्याय भारत की जनता को मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा और सामाजिक न्याय मिलेगा। ठीक है, अब देखो ठीक है, अब देखो समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो समानता 2 तरह की दी गई हैं। ठीक है, और देखो उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने बढ़ाने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख थी उस दिन जब इन्होंने ये संविधान भारत की प्रस्तावना को ये संविधान में इसको आत्मार्पित किया था। तो ये डेट थी 26 नवंबर 1949। ठीक है, मिति मार्ग शीर्ष शुल्क शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी था। ये मतलब हिंदू कैलेंडर दिया गया है। ठीक है, तो एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो देखो एक बार इसको और समझते हैं। तो देखो गणराज्य किस प्रकार का बनाना है, तो गणराज्य बनाना है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष और चौथा लोकतंत्रात्मक। ठीक है, गणराज्य बनाने के लिए तो गणराज्य कितने तरीके का बनाना है, 4 प्रकार का। देखो कौन कौन सा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष, चौथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो न्याय कितने तरह का है, तो न्याय 3 तरह का है। पहला है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है राजनैतिक। ठीक है, तो ये है ऐसे यार, मान लो आप इसको
और स्वतंत्रता देखो, स्वतंत्रता कितनी है, एक है विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा है विश्वास, चौथा है धर्म और पांचवा है उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, और समानता है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो ये एक क्यों मैंने बताया हुआ है। अभी मैं इसमें एक एक शब्द की एक अच्छी तरीके से आपको पूरा उदाहरण दे के आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो भारत की प्रस्तावना में क्या क्या दिया गया ये आपको मैं समझाऊंगा। तो देखो पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाओ। तो आपने देखा है पहले कौन सा शब्द आया था, समाज ये देखो सार्वभौमिक है, धर्मनिरपेक्ष। तो देखो भारत के लोग भारत को संपूर्ण, तो संपूर्ण का ही मतलब सार्वभौमिक है। ठीक है, तो पहले ये आ गया, देखो पहले ये आ गया सार्वभौमिक, उसके बाद क्या आ गया समाजवादी। ठीक है, फिर क्या है धर्मनिरपेक्ष, और प्रजातांत्रिक से मतलब क्या है लोकतंत्रात्मक। ठीक है, तो देखो पहला है 3, फिर है 1, फिर है ये 4 और फिर प्रजातांत्रिक। तो 3 1 4 2, तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला। ठीक है, तो अगर बढ़ते हुए क्रम में लगाना है तो 3 1 4 2 हो गया। अभी भारत की प्रस्तावना मैं आपको पूरा याद करा दूंगा। अभी ये इसका ऑप्शन देखो क्या होगा सही, 3 1 4 2। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अंदर भारतीय संसद को एक नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, अनुच्छेद 2। ठीक है, देखो ये कुछ अनुच्छेद मैंने 1 से लेके 10 तक डाले हैं, तो इसको समझना है। तो देखो अनुच्छेद 1 क्या है, अनुच्छेद 1 कह रहा है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, मतलब जो भारत देश है अपना, उसका जो नाम इंडिया है, ये दोनों नाम अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि हमारे देश का नाम भारत है या इंडिया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, मतलब इसके बारे में जो इसका एरिया है वो वर्णित है। ठीक है, अब देखो दूसरा देखते हैं। दूसरा अनुच्छेद है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, मतलब भारत में कोई भी नया राज्य बनेगा या किसी भी नए एरिया का मतलब भारत में विलय होगा तो वो अनुच्छेद 2 के माध्यम से ही होगा। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद 3, अनुच्छेद आर्टिकल 3 क्या कहता है, नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में सीमा या नाम में परिवर्तन। तो देखो अगर भारत के अंदर ही किसी नए राज्य का निर्माण करना है, जैसे उत्तर प्रदेश को 2000 सन में 2 भागों में बांटा गया, एक यूपी दूसरा उत्तराखंड। ठीक है, एक बना यूपी एक बना यूके। ठीक है, तो इसका किस आर्टिकल के द्वारा इसका नए राज्यों का निर्माण हुआ, तो ये अनुच्छेद 3 के द्वारा। और अगर इसके नाम में भी परिवर्तन करना है तो नाम में भी परिवर्तन किया जा सकता है, कि जैसे एक उदाहरण समझो, वेस्ट बंगाल एक ये राज्य है। ठीक है, इसका जो अल्फ़ाबेट है ये W से चालू होता है। तो बहुत दिनों से मांग ये की जा रही है, क्यों मांग की जा रही है बात को समझना, बहुत दिनों से मांग की जा रही है कि इसको W हटा के केवल B रखा जाए नाम, मतलब केवल बंगाल नाम कर दिया जाए। अब ये मांग क्यों उठ रही है बात को समझना, जब लोकसभा में या राज्यसभा में बहस होती है तो होता क्या है कि जब डिस्कशन होता है किसी भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल में, तो वेस्ट बंगाल W से चालू होता है। तो जो लोकसभा में या राज्यसभा में कोई भी किसी भी बात में बहस होती है तो उसमें किसी भी राज्य का मतलब जो आमंत्रित बहस करने के लिए, जो बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो ये अल्फ़ाबेटिकली किया जाता है ऑर्डर में। तो मतलब समझना, जिसका ए से नाम, जिस स्टेट का नाम ए से चालू हो रहा है उसको बोलने का सबसे पहले मौका दिया जाता है। फिर बी से मान लो बिहार चालू हो रहा है, फिर बिहार वालों को बोलने का मौका दिया जाता है। राज्यसभा में भी ये चीज़ होती है। ठीक है, तो होता क्या है कि W जो है वेस्ट बंगाल, अल्फ़ाबेट में देखो ABCD में W सबसे आखिरी में आता है कि नहीं, TUVWXYZ। ठीक है, तो W देखो सबसे बाद में आ रहा है। तो जब तक इनका नंबर आता है तब तक या तो डिस्कशन पूरा हो जाता है या संसद की कार्रवाई
स्थगित हो जाती है, अगले दिन के लिए या अगले सेशन के लिए स्थगित हो जाती है, तो इनको बोलने का मौका ही नहीं मिल पाता है। इसलिए ये मांग उठ रही है कि वेस्ट बंगाल का नाम बदल के बंगाल कर दिया जाए। तो बात को समझ रहे हैं कि नहीं, कि नाम में भी परिवर्तन इसी आर्टिकल के द्वारा होगा। और अनुच्छेद 4 क्या है? अनुच्छेद 4 जो है, ये दूसरा और तीसरा जो आर्टिकल है, इसी को मिलाकर एक विधि बनाई गई है, ये चौथा आर्टिकल है। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद 5 क्या है? नागरिकता के बारे में बताता है। संविधान जब हमारे देश में लागू हुआ था तो उस समय भारत में नागरिकता किस माध्यम से भारत के लोगों को अर्जित होगी। मान लो भारत अपना देश जो है 1947 में आज़ाद हो गया, पर नागरिकता किस हिसाब से दी जाएगी? क्योंकि कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए थे, कुछ लोग इंडिया में आ गए थे। अब कैसे ये डिसाइड किया जाए कि भारत के नागरिक को अब किसको माना जाए? तो ये इन्होंने अनुच्छेद 5 इन्होंने ये नागरिकता के संबंध में। और अनुच्छेद 6 क्या है? देखो, पाकिस्तान से जो भारत को माइग्रेट करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। ठीक है, जो पाकिस्तान से भारत में आए थे आज़ादी के समय, मान लो पाकिस्तान में रहते थे, पर देश की सरकारों ने, जो समय भारत या पाकिस्तान की सरकारों ने ये ऑप्शन दिया कि जो लोग जहाँ रहना चाहते हैं वो लोग वहाँ जा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत में आ गए। उस समय लोगों को लगा कि भारत एक बहुत बड़ा डेमोक्रेसी बनेगा और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, तो लोग पाकिस्तान से भारत में आने लगे। तो उस समय जो पाकिस्तान से भारत में आए, उनके कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 6 में वर्णित हैं। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद 7 क्या कहता है? पाकिस्तान को माइग्रेट करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकों के अधिकार। अब देखो, जैसे पाकिस्तान से लोग भारत में आ रहे हैं, तो कुछ लोग तो भारत में भी ऐसे होंगे जिनको पाकिस्तान में अच्छा लग रहा होगा, तो वो लोग पाकिस्तान चले गए। तो जो लोग भारत से पाकिस्तान में चले गए, ठीक है, अब मान लो उनके मतलब एक तरह से समझो कि कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए और उनकी फैमिली के कुछ लोग भारत में ही हैं। तो जो पाकिस्तान को माइग्रेट करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, मतलब जो चले गए उनकी नागरिकता चली गई और जो यहाँ रह गए उनकी नागरिकता है। तो ये जो है ये अनुच्छेद 7 में वर्णित है। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद 8 क्या है? तो अनुच्छेद 8 ये है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 8 में वर्णित है। मतलब पीपुल ऑफ इंडियन ऑरिजिन। ठीक है, जो इंडियन ऑरिजिन के लोग हैं वो भारत के लोग पैसे कमाने के लिए या किसी भी कारण से भारत से बाहर रह रहे हैं, तो उनको अनुच्छेद 8 में उनके बारे में लिखा हुआ है। अब देखो अनुच्छेद 9 आर्टिकल 9 क्या कहता है? कि विदेशी राज्य की जो नागरिकता अपने मन से ग्रहण कर रहे हैं। मान लो किसी आदमी ने यूएसए की नागरिकता या सिटीजनशिप अर्जित कर ली और उसने अपने मन से इंडिया की नागरिकता त्याग दी, तो कोई इशू नहीं है। क्योंकि भारत में क्या है, देखो भारत में जो सिटीजनशिप मिलती है वो एकल नागरिकता मिलती है। ठीक है, तो एकल नागरिकता ये जो मिलती है ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो अनुच्छेद 9 में ये लिखा हुआ है कि जो लोग नागरिकता भारत की छोड़ देते हैं अपने मन से, उनकी नागरिकता चली जाती है। ठीक है, और अनुच्छेद 10 क्या है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। तो ये अनुच्छेद 10 है। ठीक है, और अनुच्छेद 11 क्या दिया गया है? देखो अनुच्छेद 11 ये दिया गया है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियम करना। मतलब नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून या कोई भी लॉ बनाना होगा तो उसमें संसद बनाएगी, और किसी को ये अधिकार नहीं दिया गया है संसद के अलावा कि वो कुछ भी नागरिकता के संबंध में चेंज कर सकता है। ठीक है, तो मतलब संसद का मतलब क्या है? एक तो लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। ठीक है, तो ये आर्टिकल हैं कुछ नागरिकता के संबंध में और राज्यों के संबंध में। तो ये आर्टिकल देखो 1 से लेकर 11 ये आर्टिकल हैं, इनको आपको याद रखना है। फिर आर्टिकल 12 से 35 है, ये अगले वीडियो में हम लोग याद कर लेंगे।
12 से 35 ये है मूल अधिकार से रिलेटेड, मूल अधिकार। और उसके बाद अगले जो सेट आएगा उसमें हम लोग 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल याद करेंगे। ठीक है, तो 1 से 51 तक ये आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे। फिर जैसे पॉलिटी की ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, आपको लगभग सारे आर्टिकल याद करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो दूसरा क्वेश्चन हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमको बताना है कि कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो देखो दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। ठीक है, जब भारत की प्रस्तावना बनी थी तो उसमें कुछ शब्द मिसिंग थे। मिसिंग का मतलब है कि कुछ ये ज़रूरत महसूस की गई कि ये शब्द भी अगर भारत की प्रस्तावना में हो जाए तो वो भारत की जो प्रस्तावना है या भारत का संविधान है बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 42वां संविधान संशोधन 1976 किया और कुछ शब्दों को जोड़ा। तो ये कौन से शब्दों को जोड़ा है, तो दोस्तों ये कौन से शब्दों को जोड़ा गया ये देखना है हम लोग को 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो देखो 3 शब्द नए जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये 3 शब्द कौन से हैं, देखो पहला शब्द है समाजवादी, दूसरा शब्द कौन सा है, धर्मनिरपेक्ष, तीसरा अखंडता। ठीक है, तो ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये ग्राम स्वराज ये तो भारत की प्रस्तावना से इसका कोई भी मतलब नहीं है, और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहले से दिया गया था, तो पहला और तीसरा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया सही, बी। ठीक है, अब देखो 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से शब्द ये जोड़े गए ये आपने समझ लिए गए। अब देखो ये तीनों शब्द किसकी सिफारिश पे जोड़े गए थे, तो एक समिति थी जिसका नाम था स्वर्ण सिंह। इसी संशोधन में 42वें में ही संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, और क्या इस 42वें संविधान संशोधन में किया गया था, तो राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। बाद में हटा दिया गया था 44वें के द्वारा, पर इसमें बाध्य कर दिया गया था। ठीक है, लोकसभा और लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था इस समय, बाद में ही फिर से 5 कर दिया गया था। ठीक है, भारत के किसी भी भाग में आपदा ये भी इसी के द्वारा किया गया था। 5 सब्जेक्ट थे उनको राज्य सूची से संवर्ती सूची में डाल दिया गया था। कौन कौन से विषय थे वो, शिक्षा, वन्य जीव, नापतौल और न्याय प्रशासन में उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन का बात की गई थी। मतलब जैसे फास्ट ट्रैक जो होते हैं, फास्ट ट्रैक जो अदालतें होती हैं वो इसी के द्वारा बना दी गई थी।
ठीक है। तो देखो ये सब चीज़ें हुई थी और ये सब चीज़ें समय समय पर और बराबर रिपीट होंगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ मतलब क्या है? पहला है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है। तीसरा दिया गया है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। चौथा दिया गया है भारत राज्यों का संघ है। तो देखो इसमें कौन सा सही होगा? सी, भारत में किसी भी वंश का शासन नहीं कर चल रहा है। इसमें कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। यही भारत में गणतंत्र का सूचक है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि भारत के संविधान का लक्ष्य निर्धारण उनके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। क्या क्या सुनिश्चित करता है? तो देखो पहला सामाजिक और आर्थिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। ये चारों ही चीज़ें भारत की प्रस्तावना में लिखी हुई है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो ये चारों चीज़ें इसमें हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, किससे प्रारंभ होती है? ठीक है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, दूसरा दिया गया जनता के जनतंत्र के शब्दों से, चौथा जनता के लोकतंत्र शब्दों से, और चौथा है हम भारत के लोग। तो देखो ये है हम भारत के लोग। देखो भारत की जो प्रस्तावना चालू हो रही है वो किससे चालू हो रही है? हम भारत के लोग, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? डी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना के बारे में क्या सही है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि 1977 में संशोधन द्वारा जोड़े गए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। तो देखो इसका ऑप्शन क्या होगा? यही सही होगा। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला क्या जोड़ा गया था? समाजवादी। दूसरा क्या था? धर्मनिरपेक्ष। और तीसरा क्या था? अखंडता, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो मैं अभी लगवा रहा हूँ ये सब पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वनडे एग्जाम में तो ये इसी से सीधे रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने थ्योरी नहीं भी पढ़ी है, केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके चले गए हो, फिर भी आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, ठीक है। बात को समझना इस तरह से। तो ये सारे क्वेश्चन यूपी पीसीएस, आईएएस और बिहार पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये 7वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है। तो कल्याणकारी राज्य का मतलब देखो, अधिकतम संख्या में अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। मतलब अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हमको सिक्योर करना है, ठीक है। तो इसी में देखो कमज़ोर वर्गों का कल्याण भी इसी में आ जाता है, ठीक। दूसरा, समस्त नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी इसी में आ जाएगा। सभी बच्चों को 6 से 14 साल तक के बच्चों को स्कूल भी देने की बात, स्कूल प्राथमिक शिक्षा देने की फ्री में बात की गई है, तो ये भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो हर व्यक्ति को जो भी सुविधा देने का अधिकार है वो इसी में आ जाता है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है? एक ऐसा राज्य जो अपने जनता को ज़्यादा से ज़्यादा उसका कल्याण करने की कोशिश करता है, ठीक है। बात को समझे कि नहीं समझे? चलो अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की उद्देशिका का मतलब ये संविधान की प्रस्तावना है, ठीक है। तो संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसको बताइए कि कौन सा इसका आंसर सही है। तो पहला दिया गया, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव उद्देशिका का अंग बनता है। तो ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में लेखपाल के प्रैक्टिस सेट में बताया है कि पंडित नेहरू जी भारत की प्रस्तावना का उद्देशिका के नाम से लाए थे, यही भारत में प्रस्तावना में शामिल हो जाता है, ठीक है। तीसरा, ये इसकी प्रकृति, ये प्रति नहीं इसकी प्रकृति है।
इसकी प्रकृति क्या है, न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, ये भी चीज़ सही है कि न्याय के योग्य ये नहीं है। क्यों नहीं है, अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपका। क्योंकि भारत की जो प्रस्तावना है वो न्याय योग्य इसलिए नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि भारत में अभी सामाजिक समानता हमें लानी है। ठीक है, अब सामाजिक समानता का मतलब है कि आज मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, उनके पास इतना पैसा है। ठीक है, और एक भारत का एक गरीब जनता है जिसके पास में इतना नहीं है कुछ भी। तो अगर ये भारत की प्रस्तावना को लागू करने का मतलब है, समाजवादी का मतलब है आर्थिक न्याय, कि दोनों के पास बराबर होना चाहिए। तो अब ऐसा तो है नहीं कि मुकेश अंबानी जी ने जो फैक्ट्री चला रहा है उनका पैसा पूरा आधा पैसा छीन के किसी भी गरीब आदमी को दे दिया जाएगा। वो उसने मेहनत करके कमाया है। तो इस तरह से अभी ये न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य का मतलब है कि कोर्ट में नहीं जा सकते कि ये लिखा हुआ है तो इसको लागू करिए और आधा पैसा जितना भी भारत के पास रिसोर्सेज है सबका बंटवारा कर दीजिए और सब में बराबर बराबर बांट दीजिए। ये हमारी कोशिश रहेगी कि हम आर्थिक न्याय लाने की कोशिश करेंगे, पर एक दिन में ये हो जाएगा, एक दो साल में हो जाएगा, या 10 साल में हो जाएगा, या 100 सालों में होगा, इसकी अभी गारंटी कोई नहीं ले सकता है। ठीक है, बात को समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये भी सही है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा। अभी मैं एक भारत की प्रस्तावना पर एक वीडियो बनाऊंगा, उसको भी आप देखिएगा तो उसमें और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें जो समाजवादी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, ये सब शब्दों का अच्छी तरीके से पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और संविधान के प्रावधानों को ये याद नहीं है, रद्द है। रद्द का मतलब है ये याद गलत टाइप हो गया है तो रद्द है। तो संविधान के प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता। तो ये सही स्टेटमेंट है। तो 1 2 4, तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया? 1 2 4, तो 9th का सी हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन दिया गया है कि जब भारत के गणतंत्र 26 नवंबर 1950 को जब ये भारत में लागू हुआ था, तो बताइए इसकी सही संवैधानिक स्थिति क्या थी, वस्तु स्थिति। ये वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू हुआ था? तो देखो, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, क्योंकि भारत का देखो प्रस्तावना किस तरह से चालू होता है, अब देखना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब देखो, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये तो था, ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। और ये समाजवादी, आप कहोगे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष आपने मिस क्यों कर दिया? क्योंकि ये तो 1976 में जुड़ा है ना। तो बात को समझ गए कि नहीं? अगर ये डेट बदल देता और कह देता 1977 में, या कह देता 1978 में, क्या भारत की संवैधानिक प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति क्या थी, तो ये पूरा आ जाता समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। क्योंकि 1976 में संशोधन हो गया था, पर क्वेश्चन आया है 1950 में, तो 1950 में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं थे। ठीक है, तो ये इसका क्या आंसर सही हो गया? सी। चलो अब 11th क्वेश्चन देखते हैं, क्या सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। दूसरा देखते हैं, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी
और तीसरा है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। तो इसका क्या सही होगा? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, मतलब संविधान में शामिल है। ठीक है, अब देखो अगला देखते हैं 12th क्वेश्चन। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ठीक है, तो मतलब कह रहा है, ये पूछ रहा है कि भारत जो धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, मतलब सेकुलर कंट्री है, तो ये पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है सही? पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि भारत का राज्य, मतलब भारत की सरकार जिसके पास अल्टीमेटली पावर है, वो किसी भी धर्म को, आप समझो बात को, कि किसी भी धर्म को प्रोत्साहित नहीं करेगी। मतलब कोई भी धर्म में स्टेट का इंटरफेयर नहीं होगा, किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 क्वेश्चन है। तो देखो ये क्वेश्चन भी देखो ना, ये जो 13 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस में भी आया हुआ है। पहले मेंस में ऑब्जेक्टिव ही होता था, पर जो प्री का लेवल बढ़ जाता था मेंस में। ठीक है, तो देखो इसने डेट दे दी 1975 में। कह रहा है कि भारत की संविधान में क्या सम्मिलित नहीं था। तो देखो बंधुत्व भी सम्मिलित था, संप्रभुता भी सम्मिलित थी, समानता भी सम्मिलित थी, अखंडता सम्मिलित नहीं थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? डी। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बात में किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? मतलब ये जो भारत की प्रस्तावना है, ये संविधान का भाग नहीं है, किसमें इन्होंने कहा था? तो देखो भाग है ये। ठीक है, ये पूछा था भाग है। तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो विवाद हुआ था, उसमें ये कहा था कि भारत की प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो ये याद रखना। चलो अब अगला देखते हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में वर्णित नहीं है? तो देखो समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्नता भी है। लोक कल्याण के बारे में नहीं लिखा हुआ है कि लोक कल्याण किस प्रकार का होगा, तो ये गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया सही? डी। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो देखो संसदात्मक कहा गया है, संसदात्मक विशेषता है भारत के संविधान की, तो ये तो गलत हो गया। अध्यक्षात्मक, तो अध्यक्षात्मक भारत के संविधान की विशेषता नहीं है, ये इसका आंसर क्या हो गया? बी। क्यों? देखो अध्यक्षात्मक का मतलब है कि जहाँ पे प्रेसिडेंट के पास सारे पावर होते हैं, और जहाँ पे किसी देश की सरकार प्रेसिडेंट चलाता है, तो जैसे यूएसए है, यूएसए में कभी आपने हमेशा सुना होगा कि प्रेसिडेंट होता है, जैसे ट्रंप थे, जो बिडेन थे, कभी आपने सुना यूएसए का प्राइम मिनिस्टर? जैसे फ्रांस है, तो फ्रांस में भी प्रेसिडेंट व्यवस्था चलती है, तो ये अध्यक्षात्मक, इसका आंसर क्या हो गया? बी। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो राजधानी, संप्रभुता, शासन अध्यक्ष और ध्वज। तो देखो ध्वज भी इतना इम्पोर्टेंट है, ध्वज है जरूरी, पर सबसे महत्वपूर्ण इसमें पूछा गया है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कि विदेशी मामलों में कोई भी आपको फैसला लेना है किसी भी देश को, वो स्वतंत्र है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे अभी रूस और यूक्रेन का जो विवाद चल रहा है, इसमें भारत ने ये फैसला किया कि हम अभी किसी भी बीच विवाद में नहीं पड़ना चाहेंगे। क्यों? तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट ये समझना क्यों नहीं भारत पढ़ना चाहता। सबसे पहली बात ये है कि रूस भारत का मित्र है, और उसने बहुत समय पे जब भारत संकट में था, तो रूस ने भारत की मदद करी है। और अगर भारत रूस के खिलाफ बोलता है, तो इसका मतलब है कि रूस के साथ भारत की संबंध में तनाव पैदा होता है। और अगर यूक्रेन के सपोर्ट में बोलता है, तो रूस नाराज होता है। अगर रूस के सपोर्ट में बोलता है, तो यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं पश्चिमी ताकतें। पश्चिमी ताकतें कौन है? ये जो पश्चिमी ताकतों का जो डेमोक्रेसी से रन होती है, जैसे यूएसए है, फ्रांस है, जर्मनी है,
ठीक है, यहाँ डेमोक्रेसी रन करती है। तो ये है यूक्रेन के समर्थन में। तो अगर हम किसी भी एक पक्ष को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अभी भारत की स्थिति उस लेवल पे नहीं पहुंची है, समझ रहे हो क्यों? और क्योंकि भारत अभी भी संयुक्त राष्ट्र का परमानेंट मेंबर नहीं बना है। अभी भारत अस्थायी सदस्य है संयुक्त राष्ट्र का, और भारत को स्थायी सदस्य बनना है। और रूस भारत को बहुत सारे आर्म की सप्लाई करता है। अभी पहले भारत में रूस से 70% से ज़्यादा हथियार रूस से आते थे। तो अगर रूस से नाराज़गी मोल लेती है भारत की सरकार, तो भारत की सैन्य व्यवस्था पे भी कुछ फर्क पड़ सकता है। तो बात को समझ रहे हैं। पर एक इसके खिलाफ ये भी जाता है कि अगर बहुत दिनों तक भारत नहीं बोलता है कुछ भी, तो आप बात को समझना, भारत है संयुक्त राष्ट्र की दावेदारी का बहुत ही बड़ा, मतलब सबसे ज़्यादा दावेदारी ये कर रहा है कि हमको संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य बनाया जाए। और अगर भारत कुछ नहीं बोलता है, तो कुछ नहीं बोलने का मतलब ये है कि आप इंटरनेशनल अफेयर में बोलने की स्थिति में नहीं है। और अगर आप बोलने की स्थिति में नहीं है, तो आप फिर परमानेंट मेंबरशिप कैसे हासिल कर पाएंगे, जब कनाडा ने रूस के साथ में किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन बंद कर दिया गया है। ठीक है, जर्मनी ने भी, वो जो मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन थी, वो भी बंद कर दी है। तो जब सारे देश, ये जर्मनी भी संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता का दावेदार है, कनाडा भी है, ठीक है, ब्राज़ील भी है, तो इन सब देशों ने रसिया के साथ में व्यापार बंद कर दिया है, जापान ने भी बंद कर दिया है। तो अगर भारत ये कहता है कि हम स्थायी सदस्यता के दावेदार हैं, पर भारत तो इंटरनेशनल अफेयर में कुछ बोला ही नहीं, पर जापान, कनाडा, इन सब ने तो कुछ एक्शन लिया, तो सब दावेदारी तो कनाडा की बढ़ जाती है, दावेदारी जापान की बढ़ जाती है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं आप? तो भारत को एक निश्चित सीमा के बाद भारत को बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो संप्रभुता ये हो गया। चलो, अब निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो 18 का आंसर हो गया संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। 19 क्वेश्चन देखो, तो इसका प्रस्तावना में सिलसिलेवार तरीके से कौन सा सही क्रम है, तो ये बताना है। तो देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। और 20 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उसका वर्णन किसमें दिया गया है? इसका ऑप्शन क्या होगा? मूल अधिकारों में भी दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी दिया गया है, और मौलिक कर्तव्यों के भी अध्याय में भारत की संविधान की प्रस्तावना के आदर्शों की और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी, ठीक है दोस्तों। तो ये एक भारत की प्रस्तावना में कुछ क्वेश्चन थे। अब इसका अगला सेट आएगा दोस्तों कल, और इसमें हम लोग इसके भारत की प्रस्तावना से कुछ और क्वेश्चन, लगभग 100-150 क्वेश्चन है, इसके सारे क्वेश्चन की प्रस्तावना से प्रैक्टिस कर डालेंगे हम लोग दोस्तों, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि प्रस्तावना से किसी भी पेपर में यूपीएससी, यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस में कोई भी क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये बस केवल वीडियो की प्रैक्टिस कर लो, और कोई भी बुक से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार और जय हिंद।